तोहफा कबूल करना, तोहफा वसूल करना मोहब्बत की तीसरी ज़ुबान समझी जाती है। साथियों, तोहफा इंसानी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा अहमियत हासिल कर जाएगा, इतनी ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, इसका अंदाज़ा मुझे कल रिसर्च वर्क से हुआ, जो मैंने अपने बच्चों पे रिसर्च की। यकीन करो, मैं इस ऐसी खुशगवार हैरत को इमेजिन कर ही नहीं सकता था जो मेरे बच्चों ने कल जिसका इजहार किया। साथियों, इंसान बजाते खुद एक बहुत बड़ी मखलूक है, लेकिन इस बहुत बड़ी मखलूक को छोटी छोटी चीज़ों के जरिए मिलने वाली खुशियों का मोहताज होना पड़ता है। इसी को गिफ्ट रिसीविंग बोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं द थर्ड लैंग्वेज ऑफ लव पे, मोहब्बत की तीसरी ज़ुबान। राइटर ने ये कहा है कि तोहफा वसूल करना मोहब्बत की तीसरी ज़ुबान समझिए। अगर आप चाहते हैं कि अपनी बीवी या अपने शौहर के दरमियान ताल्लुक़ को बेहतर बनाएं, तो फिर आपको छोटे मोटे गिफ्ट देने और लेने वाली ज़ुबान इस्तेमाल करना पड़ेगी। साथियों, सबसे बेहतरीन गिफ्ट जो राइटर कहता है जो दिया जा सकता है वो है काइंड वर्ड्स, अच्छे अल्फाज। अच्छे अल्फाज के बारे में तो खुद अरेबिक प्रोवर्ब बहुत कमाल है। अरब वाले कहते हैं अ गिफ्ट ऑफ काइंड वर्ड इज अ रोज इन अ विंटर। अच्छे अल्फाज का तोहफा मौसम सरमा में खिले हुए गुलाब की तरह का है। ठीक है साथियों, ये बहुत कमाल है। मुझे ना बड़ी खुशगवार हैरत हुई कल जब मैंने ये लेक्चर हमारे वाला तैयार करना था तोहफे के ऊपर। तो मैंने अपने बच्चों से कहा, मैंने कहा बेटा आपको 5-6 माह में जितने भी गिफ्ट दिए गए हैं ना, प्लीज़ आप उनको ना याद करके मुझे बताओ, मैंने लेक्चर तैयार करना है। साथियों, मैं तो हैरान और हक्का बक्का ही रह गया जब मैंने अपने बच्चों की खुशी देखी। मेरे बच्चों ने मुझे ये भी बताया कि ये गिफ्ट हमें मामा ने कहाँ से खरीद के दिया था, पापा आपने इस गिफ्ट को कौन सी दुकान से खरीदा था और इसमें कितने पैसे लगे थे और इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं। ये गिफ्ट हमें चाचू ने भेजा था, ये गिफ्ट हमें मामू ने भेजा, ये कपड़े मेरी फूफो ने बना के भेजे, मेरे बेटे ने कहा ना। तो साथियों, ये जो सारी बातें जब मेरे बच्चे बयान कर रहे थे तो उनके चेहरे की शबाह, उनके चेहरे पे जो फैली हुई बिखरी हुई एनर्जी, खुशी, और वो जब बात करते हुए तो ऐसे ऐसे खुशी से मुस्कुराते हुए हंसते हुए बात कर रहे थे ना, तो आई गॉट सरप्राइज्ड। मैं तो हैरान ही रह गया कि एक तोहफा जो एक हकीर सी चीज़ समझी जाती है, जिसकी वक़्त हम समझते हैं कि कुछ 100 रुपये होगी, ठीक है, उसकी इतनी अहमियत है। बच्चे चूँकि नेचर का रूप होते हैं तो बच्चे इनको इतना सीरियसली लेते हैं। ठीक, तो साथियों ये हैं हम लोग। तो राइटर ने ये कहा कि सबसे अच्छा गिफ्ट क्या है? सबसे अच्छा गिफ्ट ये है कि आप अच्छे अल्फाज बोलें। अच्छे अल्फाज को तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सदका कहा है। ठीक है ना, अगर आप किसी बंदे को अच्छा मशवरा देते हो तो ये एक सदका समझा जाता है, और सदका जो है वो बलाएं टालता है। हमारा ईमान है ना, सदका बलाएं टालता है। तो जब बलाएं टलेंगे तो ज़िंदगी आसान तरीन होगी। इसका मतलब ये है कि गिफ्ट रिसीविंग और गिफ्ट गिविंग ये भी सदके की ज़िम्मे में आता है। अच्छा, इसको आगे चलेंगे ना मेरा साथियों, इशफाक अहमद को देखें। बाबा जी हमारे लिटरेचर के बड़ा नाम है, ठीक है। उन्होंने एक ड्रामा लिखा था मन चले का सौदा। मन चले के सौदा में उन्होंने एक दूसरा गिफ्ट बयान करने लगा मैं, ठीक है। गिफ्ट की किस्म कहते हैं कि जो बंदा आपको अपना क्वालिटी टाइम यानी वक्त देता है, वक्त आपको तोहफे के तौर पे देता है, यानी आपके साथ वक्त गुजारता है, तो वो आपको असल में सबसे बेहतरीन गिफ्ट दे रहा होता है।
कहते हैं कि गिफ्ट जो वक्त जो होता है ना वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। जो बंदा आपको अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा निकाल के आपको देता है उससे अच्छा गिफ्ट आपको कोई भी नहीं दे सकता, है ना कमाल की बात। ठीक, साथियों राइटर ये कहता है कि इन्वेस्ट करें, अपनी बीवी के ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने ताल्लुकात और रिश्तों के ऊपर इन्वेस्ट करें। ये मत समझिए कि उन्हें पता है कि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ठीक साथियों, मोहब्बत, वो कहते हैं कहो कि मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत को इजहार, मोहब्बत का इजहार करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इजहार आपको फिजिकल चीज़ों से करना पड़ता है, गिफ्ट्स के जरिए करना पड़ता है। ठीक है, तो साथियों राइटर ने ये कहा है कि प्लीज़ आप अपने बच्चों, अपने बीवी, अपने हस्बैंड, अपने रिलेटिव्स के ऊपर खर्चा लाजमी किया करें। ये मोहब्बत का इजहार है। ठीक साथियों, ख़वातीन की एक और खूबी समझ लें, वो ये है कि वो गिफ्ट गिविंग और गिफ्ट रिसीविंग पे ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ईमान रखती हैं। उनको आपकी फिजिकल प्रेजेंस चाहिए होती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स हैं, फिजिकल प्रेजेंस आहिस्ता 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 सामने होते 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 हुए भी छुप जाती हैं। ठीक है, फिर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनको आपके होने का एहसास दिलाती है। ठीक, राइटर ने मियाँ और बीवी के दरमियान एक नाचाकी के 2 वाक़यात बयान किए हैं और वो बहुत ही कमाल है। राइटर कहते हैं कि बीवी का पहला बच्चा होना था तो बाप बच्चे की पैदाइश तक उसके साथ रहा, फिर जो वो अपने रूटीन के काम में चला गया। बीवी तो आग बगोला हो गई। ये औरत देखिएगा, औरत के क्या क्या रूप धारती है, या किस किस अंदाज से बेचारी को उलझना पड़ता है। तो कहते हैं वो वापस आया तो बीवी ने उसके खूब फ्यूरियस हो गई, खौफनाक गजबनाक हो गई, उसके साथ लड़ाई की कि तुम इधर बच्चे की पैदाइश थी और तुम अपने कामों में लगे हुए हो। कहता मैं बड़ा परेशान कि हाय है, मैं तो इतना खुश था कि बच्चे की पैदाइश तक मैं इसके साथ हॉस्पिटल में रहा, बाद में खुशी के लिए मैं तो अपने साथियों को बताने के लिए मैं भागा कि अपने दोस्तों को बताया कि अल्लाह ने मुझे औलाद दी। ठीक है, अब उसने औरत ने क्या समझा। ठीक, इसी तरह कहते हैं कि एक और वाक़या उसी बीवी का कि उसकी अम्मा बीमार थी, तो शौहर ने 1 हफ्ता पूरा छुट्टी लेके अम्मा का तीमारदारी की, सास अपनी की तीमारदारी करता रहा। आखिर बिल आकर वो हफ्ते 10 दिन के बाद फौत हो गई। शौहर ने फौतगी वाले दिन उसको दफनाया और फिर रूटीन के काम पे चला गया। अब औरत को ये बात भी बुरी लगी कि हाय है, आज ही मेरी अम्मा फौत हुई और आज ही तुम चले गए। अच्छा, इसके ऊपर बाकायदा डिस्कशन हुई तो उसने कहा उसने ये नहीं बताया मेरी बीवी ने आपको कि मैंने एक पूरा हफ्ता छुट्टी ली, मैंने इतना स्ट्रेस लिया कि मैं तो खुद परेशान हो गया, मेरी सिर बिगड़ने वाली थी, मैं तो ब्रीदर चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि मुझे रिलीफ मिले। जब उनकी वालदा की कहते मेरी सास की डेथ हो गई तो मैं रिलैक्स हो गया कि मैंने अपना हक अदा कर दिया। ठीक, तो मैं अब थोड़ा सा अपने आप को ब्रीदिंग के लिए मैं बाहर निकला, रूटीन के कामों में रिलैक्स करने के लिए चला गया। ठीक, तो साथियों ये है ह्यूमन बीइंग। इंसान अपने पास के आसपास के लोगों की मौजूदगी को इस हद तक फील करता है। ठीक, तो तीसरी बात साथियों आज आगे कि अगर आप अपनी ज़ात को आसपास, अपने लविंग वन के आसपास रखते हो तो उसको वर्बलाइज करो, उसको बताओ कि मैं आपके आसपास हूँ, उसको बताओ कि ये काम मैंने आपके लिए किया है, ये चीज़ आपके लिए है। ये हम बहैसियत इंसान हमारी मजबूरी हो जाती है। साथियों रिसर्च बताऊँ, आखिरी बात करने लगा हूँ, ये किताब में नहीं है लेकिन ऐसी है, ये रिसर्च है, 5 लव लैंग्वेज में नहीं है लेकिन ये है। वो मियाँ बीवी, वो शौहर जो अपनी बीवी को नाचाकी का, अपनी बीवी के साथ नाचाकी का शिकार रहते थे, अपनी बीवी के साथ लड़ाई झगड़ाई करते रहते हैं, वो शौहर जब मियाँ बीवी ये दोनों जब बुढ़े हो जाते हैं तो बुढ़ापे के वक्त उसी बीवी को अपना खाना काबा बना लेते हैं, किबला काबा बना लेते हैं। ये रिसर्च है। रिसर्च ये कहती है कि जो मियाँ बीवी शुरू दिनों में या ज़िंदगी के पूरे हिस्से में लड़ते रहते हैं,
आखिरी उम्र में आके वो सुलह कर लेते हैं, वो इतनी सुलह कर लेते हैं कि अपने आप को किबला काबा एक दूसरे को बना लेते हैं। साथियों के उम्र के आखिरी हिस्से में आके अपनी बीवी को और अपने शौहर को अगर उनसे सुलह करके रहना है तो ज़िंदगी की शुरुआत में उनसे सुलह करके रहे। एक मतलब बेगम साहबा से थोड़ी सी हुई नाराज़गी हुई तो बेगम साहबा नाराज़ होकर बैठ गई। तो मैंने कहा अगर तुमने 5, 7, 10 दिनों के बाद राज़ी हो ही जाना है तो फिर अभी राज़ी हो जाओ, ठीक है। तो मैं ज़िंदगी के 5, 7, 10 दिन भी ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। शी गॉट अंडरस्टूड, उसको समझ आ गई, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, एंड वी गॉट हैप्पी विद इन नो टाइम ना। तो साथियों ये बहुत ज़रूरी है, अपनी ज़ात का एहसास दिलाते रहना ये ज़रूरी है, और ये मोहब्बत की तीसरी ज़ुबान है। तो 5 लव लैंग्वेज यही कहती है, ये किताब यही कहती है कि मोहब्बत की तीसरी ज़ुबान को इस्तेमाल करना सीखें। ये आपकी मजबूरी है, अगर नहीं सीखेंगे तो ताल्लुकात को बचाना, ताल्लुकात को बनाना, ताल्लुकात को बेहतर बनाना आपके लिए दुश्वार हो जाएगा। साथियों मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारी ये इल्म की बातें, इनको अमल की बातें बनाइएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब इल्म की बातें अमल की बातें बनती हैं तो ज़िंदगी में निखार पैदा होता है। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में निखार पैदा कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।